इस वीडियो में हम 2024 का जो एग्रीकल्चर का पेपर हुआ था उसको देखेंगे। ठीक है। इसके पहले जो है हम लोगों ने इसका जीएस का पार्ट कंप्लीट कर लिया था और जो भाग 2 है एग्रीकल्चर का उसका 41 से लेकर के 75 तक कंप्लीट किया जा चुका है और ये हमारी तीसरी सीरीज चल रही है। तो इसमें जो है 76 से लेकर के 76 से लेकर 120 तक क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। ठीक, ये आपकी परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा क्योंकि ये अभी 2024 में ही पूछा गया है, तो आप लोग को इससे पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है और कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या 76 पे, ठीक है, तो हम 76 पे चलते हैं। देखिए 76 वाला इसमें दिया है कि पादप आइडियो टाइप जो है ये अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो आइडियो टाइप मतलब प्रतिरूप, जैसे एक पौधा है उसी रूप का मतलब दूसरा वाला। तो ये अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? क्या एम एस स्वामीनाथन थे, मेयर एवं एंडरसन थे, या जे डी इस्टन थे, या सी एम डोनाल्ड थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। स्वामीनाथन किससे संबंधित है? तो ये हरित क्रांति से संबंधित है। ठीक है, हरित क्रांति से। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो डोनाल्ड, सीएम डोनाल्ड है। ठीक। अच्छा, इन्होंने ये प्रस्तुत कब किया था? तो ये आइडियोटॉप को जो है 1968 में किया था। ठीक। अच्छा, आइडियोटॉप का मतलब क्या होता है? तो जैसे एक पौधा है तो उसका आकार क्या है, वो बड़ा है छोटा है, उसकी संरचना कैसी है, उसके गुण क्या है, वह पौधा कितनी मतलब उत्पादन कर सकता है, कितना उत्पादन उसका है, तो इन सब का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको आइडियोटाइप कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। और जो है जब ये हरित क्रांति आई थी तो यही विचारधारा जो है उसमें बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई थी। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब देखते हैं 77 पे, पानी के बहाव के द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वह क्या है? क्या डेट वॉश है, एलुवियम है, या टिल है, या लेक्सटाइन है? इसका राइट आंसर क्या है? देखिए आयोग ने ऑप्शन ए माना है, डेट वॉश, लेकिन जो है वैसे तो होना चाहिए एलुवियल वाइट। इसमें क्या होता है ना कि जब नदी या बहता हुआ पानी अपने साथ जो है रेत और मिट्टी के कण ये सब ला करके किसी समतल एरिया पे लाके छोड़ देता है, जमा कर देता है, तो वहां पे एलुवियल सॉइल का मतलब वो निर्माण होता है, मतलब वो उस वाली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर तो बी होना चाहिए लेकिन आयोग ने इसको ए माना हुआ है। ठीक, अब डेट वॉश में क्या होता है? तो डेट वॉश में या जो है पानी से नहीं, ये चट्टानों के टूटने फूटने से बनता है। ठीक है, चट्टानों के टूटने से बनता है। और जो है टिल क्या है? तो टिल जो है ये ग्लेशियर से आता है। टिल जो है ग्लेशियर से आता है। और जो है लेक्सटाराइन क्या है? ये झील का अवसाद है। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा? आयोग ने तो ए माना है लेकिन वैसे बी होना चाहिए था। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि रंगराजन समिति संबंधित है किससे? क्या वह उर्वरक उद्योग से है, दुग्ध उद्योग से है, चीनी उद्योग मछली उद्योग से है, या चीनी उद्योग से? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, चीनी उद्योग से। ठीक है। अच्छा, ये कब हुआ था रंगराजन समिति? तो ये 2012 में। ठीक है, एक मिनट, ये 2012 में आई थी।
तो इसका क्या काम था? तो ये चीनी उद्योग से जो भी समस्या जुड़ी हुई थी, जैसे गन्ने का मूल्य निर्धारण, मुक्त बाजार व्यवस्था, चीनी का नियंत्रण नीति, इन सब पे सुझाव देने के लिए इन्होंने समिति बनाई थी। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि मादा मच्छर में स्टाइलेट की संख्या कितनी होती है? तो क्या 3 है, 4 है, 6 है या 8 है? इसका राइट आंसर कितना होगा? तो 6 होगा। ठीक है, तो ये जो स्टाइलेट है, इसके माध्यम से जो है मच्छर, मादा मच्छर जो है, ये रक्त को चूसती हैं। ठीक है, तो रक्त को रक्तपान करती हैं। ठीक, तो ये जो है, ये उनके एक ओठनुमा आवरण होता है, उसी के भीतर मतलब रहते हैं। जब मच्छर काटते हैं तो ये जो 6 स्टाइलेट है, ये त्वचा को भेद कर रक्त को चूसने का काम करते हैं। ठीक, तो राइट आंसर कितना होगा? तो 6 हो जाएगा। अब आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना को कौन सी एजेंसी नियंत्रित करती है? तो क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या संयुक्त राष्ट्र या विश्व बैंक या विश्व व्यापार संगठन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। तो ये देखते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका तो वॉशिंगटन DC है। ठीक है, वॉशिंगटन वॉशिंगटन DC। ठीक, और संयुक्त इसका क्या उद्देश्य है? तो इसके जो सदस्य देश हैं उनको अल्पकालिक ऋण देता है, और जो है जैसे कभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाती है तो संकट से निपटने में यह मदद करता है, मतलब पैसे देता है। ठीक, और क्या भारत इसका सदस्य है? तो भारत इसका सदस्य है। अब संयुक्त राष्ट्र के देखते हैं, यूनाइटेड नेशन का। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। ठीक है, और जो है विश्व बैंक का कब, अच्छा, यूएन का जो है उद्देश्य क्या था, ये क्यों बना था? तो ये इसलिए बना था कि विश्व में शांति और सुरक्षा को बरकरार रखना और मानव के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बना हुआ है। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1944, मतलब IMF के साथ ही मतलब इसका निर्माण हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी जो है वॉशिंगटन DC में है। ठीक, वॉशिंगटन DC में हुआ है। ठीक, और ये क्या करता है, वर्ल्ड बैंक क्या करता है? तो वर्ल्ड बैंक भी जो विकासशील देश हैं उनको लंबी अवधि के लिए मतलब ऋण देता है। ठीक, और इसके दो प्रमुख संस्थाएं हैं। ये दो प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक IBRD है और एक कौन है? तो IDA है। ठीक, IBRD मतलब इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और IDA का मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, अब ये जो नवाचार परियोजना जो है कब आई थी? तो ये वर्ल्ड बैंक द्वारा 2006 से 2014 के बीच में। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था कृषि अनुसंधान, नई तकनीकी और किसानों की आय में वृद्धि और कृषि में नवाचार को बढ़ाना। ठीक है, और एक बच जाता हमारा WTO, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। और ये जो है, ये इसकी पहले एक गेट करके था, GATT। ठीक है, इसके स्थान पे जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये आया। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जिनेवा में है।
जिनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फसल दर सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं इसमें क्या सही होता है। गेहूं डबलिंग विधि 25 से 30 किलो पर हेक्टेयर में है। मोटे दाने वाली मटर 80 से 90 किलो पर हेक्टेयर में है। तोरिया सरसों जो है 14 से 16 किलो पर हेक्टेयर है। चना 75 से 100 किलो पर हेक्टेयर है। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सबका यहाँ पूछा सुमेलित नहीं, बाकी सबका सही मिला हुआ है। ये जो तोरिया है ना, ये देखिए अलग फसल है और सरसों अलग फसल है। ठीक है, तोरिया का क्या है? तो ये 10 से 12 केजी जो है पर हेक्टेयर के हिसाब से है। ठीक, और इस सरसों का क्या है? तो सरसों का जो है ये 4 से 6 केजी जो है पर हेक्टेयर के हिसाब से है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। बाकी गेहूं में 1 हेक्टेयर में 25 से 30 किलो बीज लगता है, ये सही है, मोटे दाने वाली। बाकी सब सही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा सी है, ये सही मिलान नहीं है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है 82 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पे सही बताना है। ठीक है, तो दिया है कि एजोबैक्टर दलहनी पौधों के साथ मिलकर नाइट्रोजन को सहजीवी के रूप में मृदा में स्थिर करते हैं। ठीक है, तो ये होल्ड रखते हैं। और राइजोबियम मृदा में नाइट्रोजन को असहजीवी रूप में स्थिर करते हैं। तो ये भी देखते हैं। और फिर कोलोस्ट्रिडियम दलहनी पौधे के साथ मिलकर सहजीवी रूप में नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। और डी वाले में दिया है कि नील हरित शैवाल जलमग्न परिस्थितियों में धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये जो एल्गी है, मतलब नील हरित शैवाल जो है, ये धान जलमग्न परिस्थितियों में धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिर करते हैं, ये सही है। अच्छा, पहला क्यों गलत है? तो ये जो लिखा हुआ है ना कि एजोबैक्टर जो है, एजो एजोबैक्टर ये मुक्तजीवी एरोबिक नाइट्रोजन स्थिर, ये दलहनी पौधों के साथ सहजीवी नहीं है। ठीक है, तो ये लिखा है कि सहजीवी के रूप में मृदा में स्थिर करते हैं, तो इसलिए ये सहजीवी नहीं है दलहनी फसलों के साथ, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। और ठीक है, राइजोबियम में वाला क्या है? तो ये सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरक है जो दलहनी फसलों के मतलब गांठ में पाया जाता है। ये जो दलहन जैसे चना मटर हो गया, इन सब के गांठों में पाया जाता है, जड़ में। तो ये नाइट्रोजन को मतलब बांधता है, तो यह असहजीवी स्थिरीकरण नहीं है। ठीक, और कोलोस्ट्रिडियम क्या है? तो यह दलहनी फसलों के साथ ये भी सहजीवी नहीं है। और ये दिया है कि दलहनी फसलों के रूप में नाइट्रोजन स्थिर करता है, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बोर्डो मिश्रण के घटकों को सही ढंग से दर्शाता है? तो क्या कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट है, या कॉपर सल्फेट और हाइड्रेट चूना है, या कॉपर सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड है, या कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट चूना है? तो इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है, कॉपर सल्फेट और हाइड्रेट चूना है। ठीक है, मतलब सॉरी, एक मिनट। कॉपर सल्फेट को CuSO4 प्लस हाइड्रेटेड चूना CaOH का ट्वाइस। ठीक है, और फिर पानी, ये जो है बोर्डो मिश्रण का सही घटक है। ठीक, अब देखते हैं आगे के सवाल।
तो आगे वाले सवाल में क्या पूछा है? दिया है 84 पे निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा वनस्पति नहीं है? तो कवक, बैक्टीरिया, मोल्स या एक्टिनोमाइसीट्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। ये क्या है? तो एक ये छोटे स्तर का मैमल्स है, मतलब स्तनधारी है। ठीक है। और जो है कवक, बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीट्स जो है, ये जो है वनस्पति फ्लोरा है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें नहीं पूछा है तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि परिवर्तनीय लागत को कहा जाता है। तो परिवर्तनीय लागत को क्या कहा जाता है? तय मूल्य, मुख्य मूल्य, अनुपूरक मूल्य, हस्तांतरण मूल्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है। मुख्य मूल्य या कहा जाता है, या परिवर्तनीय मूल्य कहिए या मुख्य मूल्य कहिए, दोनों सेम ही है। ठीक। अच्छा, इसमें क्या होता है? तो या उत्पादन के साथ जो है इसका स्तर बदलता रहता है। ठीक है। जैसे बीज, उर्वरक, मजदूरी, कीटनाशक, सिंचाई, खाद, ईंधन इत्यादि, क्योंकि यह सीधे उत्पादन से जुड़ी होती है। ठीक। उत्पादन से जुड़ी होती है। और जो है तय लागत क्या है? तो तय लागत या उत्पादन के साथ जो है फिक्स्ड कॉस्ट जो है, ये उत्पादन घटे या बढ़े लेकिन यह हमेशा समान रहती है। ठीक है। जैसे इसमें क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा भूमि कर आ जाएगा। और मशीन का हरासमेंट जो होता है, सॉरी, मशीन जो है जब खराब होती है तो उसका जो मूल्य ह्रास होता है वो भी आ जाएगा। ठीक है। मशीन का मूल्य। और अनुपूरक लागत क्या है? तो यह अस्थायी संसाधनों पर आधारित खर्च होता है, जैसे भवन, मशीनरी। और स्थानांतरण लागत क्या है? तो जब उत्पादन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तब लगता है स्थानांतरण कॉस्ट। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जो है लागत को ही परिवर्तनीय लागत कहते हैं, मुख्य लागत को परिवर्तनीय लागत कहते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो है आंवला, आंवला किससे संबंधित है? और देखिए इसमें से ना अंजीर, अंजीर सबको पता होता है कि मुरेसी कुल का है। ठीक है। तो सी का 3, तो हमारा बी चला गया और डी चला गया। ठीक। अब देखते हैं तो बेल का क्या होगा? बेल का रूटेसी होता है, तो डी का 4 ऑप्शन सी में, तो ये भी चला गया। तो आंवला का क्या होगा? आंवला का यू U4BAC। ठीक है। और शरीफा का एनोनेसी। ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी 2024 में ही पूछा था, आने वाले टाइम में भी पूछ सकता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि धान एक संकर बीज प्राप्त करने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो पहला है कि केंद्रीय कोश कोशिका द्रव्य अनुवांशिकीय नरबंधता या अनुवांशिकीय नरबंधता, या कार्यकीय अनिश्चयता, या आकारकीय आकारकीय अनिश्चयता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो है धान में जो नरबंधता की मदद से पर परागण सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जब कोशिकीय द्रव्य कारक और नाभिकीय जीन जो है, ये दोनों जो है मतलब नरबंधता को नियंत्रित करते हैं। या ये इस तरीके से समझिएगा, जो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर हैं और जो न्यूक्लियर जीन्स होते हैं, ये दोनों नरबंधता को नियंत्रित करते हैं।
तो उसी क्रिया को कोशिका द्रव्यीय आनुवंशिक निर्बंधिता कहा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जलवायु के आधार पर केले को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? क्या उपोष्ण कटिबंधीय फल, या शीतोष्ण कटिबंधीय फल, या भूमध्य सागरीय फल, या डी वाला उष्ण कटिबंधीय फल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उष्ण कटिबंधीय फल। तो केले को कैसा मतलब वातावरण चाहिए? तो इसमें जो है आर्द्र एक मिनट, आर्द्र और थोड़ा गर्म चाहिए। ठीक है, और लगभग तापमान कितना होना चाहिए? तो टेम्परेचर इसका 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री तक। ठीक है, इसीलिए जो है इसको उष्णकटिबंधीय फल में रखा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पादप जनन में कोल्चिसिन का उपयोग है। क्या स्वबहुगुणित उत्पन्न करना, या अगुणित उत्पन्न करना, या परबहुगुणिता उत्पन्न करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अच्छा, कोल्चिसिन ना एक रसायन है। ये क्या है? एक रसायन होता है। जो कोशिका विभाजन सेल डिवीजन में की अवस्था को प्रभावित करता है। जैसे कोशिका जब विभाजित होती है उसको प्रभावित करता है। और जो है यह माइटोटिक स्पिंडल को मतलब ये जो माइटोटिक स्पिंडल है इसके निर्माण को रोक देता है। ठीक है, जब उसके निर्माण को रोकता है तो क्या होता है? क्रोमोसोम जो है ये दोगुने हो जाते हैं। जब दुगने हो जाते हैं तो कोशिका विभाजन पूरा नहीं हो पाता है, और इसी क्रिया को मतलब स्वबहुगुणिता उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि ट्रिटिकेल के बीज का संकरण है तो किसका है? क्या वह जो है जौ जौ का जई और जौ का है, या गेहूं और जौ का है, या गेहूं और राई का है, या धान और जौ का है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं और राइस का है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 91 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, तो दिया हुआ है कि सनई पे गांठ, तने पर गांठ जो सनई में है, राइजोबियम स्पीसीज जो गांठ बनाने वाले, एजोला, एनाबीना, एजोबैक्टर, असहजीवी। तो देखिए ये तने पर गांठ सनई में नहीं होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और जो है ये सनई जो है एक तरह की हरी खाद है। इसको क्या कहते हैं? इसको हरी खाद भी कहते हैं। ठीक है, हरी खाद कहते हैं, और ये दलहनी हरी खाद फसल है। इसमें गांठ जो है जड़ों पर नहीं बन इसमें जो है गांठें जड़ों पर बनती हैं, तने पर नहीं बनती हैं। ठीक, तो पहला तो सही नहीं पूछा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और राइजोबियम स्पीसीज क्या है? तो ये दलहनी जो है, दलहनी फसल जो होती है उसकी जड़ों पर गांठ बनाता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, दलहनी पौधों में जो है जड़ों में गांठ बनाता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और एजोला एनाबीना क्या है? तो ये क्या है? ये एक जलीय फर्न है। ठीक है, अ, ये भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और एजोबैक्टर क्या है? तो ये एक असहजीवी है, और ये जो है फ्री लिविंग है, मतलब वही असहजीवी। ये भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलन हार्मोन है? ठीक,
तो इसमें देखते हैं मूल एंड हार्मोन मतलब यहाँ पे देखिए दिया है रूटिंग हार्मोन, ठीक है। तो क्या एन ए ए है या आई बी ए है या टी आई बी ए है या आई ए ए है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आई बी ए, ठीक है। एंडोल ब्यूटेरिक एसिड है, ठीक है। जो है मूलन हार्मोन, इसको सबसे प्रभावी वाला माना जाता है और पौधों की कटिंग से जड़ निकलने में या व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे पौधा है, उसकी जड़ को काट दिया जाता है, फिर नया जड़ निकलने में मतलब इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और मूलन हार्मोन किसे कहते हैं, तो जो जो पौधे जड़ बनाने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं उसको मूलन हार्मोन कहते हैं, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला है पूसा हिमानी, मूली से संबंधित, तो पूसा केसर गाजर से, पूसा शीतल खीरा से, पूसा ज्योति पालक से। राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये खीरा से नहीं संबंधित है, ये किससे संबंधित है, तो पूसा शीतल जो है ये करेले की किस्म है, खीरे की नहीं, करेला की, ठीक है। तो इसमें पूछा सही नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर है। अगला चलते हैं कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद के अनुसार उथली जुताई की गहराई को वर्गीकृत किया जाता है, मतलब कितना सेंटीमीटर तक जुताई होगी तो उथली जुताई होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 से 6 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर या 9 से 10 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। 5 से 6 सेंटीमीटर तक जुताई करने पे उथली जुताई कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मध्यम जुताई, मध्यम का देखते हैं और गहरी का देखते हैं और अत्यधिक गहरी का, ठीक है। अत्यधिक गहरी, एक मिनट, अत्यधिक गहरी। तो देखिए मध्यम का क्या होगा ना, ये 10 से 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और गहरी का कितना होगा, तो 20 से 30 होगा सेंटीमीटर। और अत्यधिक गहरी का तो 30 से 60 होगा, ठीक। तो इसमें उथली पूछा है, जो सबसे कम पूछा है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि कृषि में डिजिटल मंडी एप्लीकेशन किसने विकसित किया था, क्या आईआईटी मुंबई ने या आईआईटी दिल्ली और जियो ने या आईआईटी कानपुर और बीएसएनएल ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको आईआईटी कानपुर और बीएसएनएल ने के सहयोग से विकसित किया गया था। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि फसलों के भाव, मंडियों की जानकारी और खरीदार विक्रेता जो है ऑनलाइन माध्यम से एक दूसरे से जुड़ जाएं, ये सब सुविधा देने के लिए आईआईटी कानपुर और बीएसएनएल ने मिलकर इस एप्लीकेशन को शुरू किया था, ठीक है। अब चलते हैं 96 पे। 96 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सिंचाई की किस विधि में उच्च जल उपयोग दक्षता होती है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि उच्च जल उपयोग दक्षता, तो क्या बूंद बूंद सिंचाई या टपक सिंचाई से, बौछार सिंचाई से या थाला सिंचाई से या बाढ़ सिंचाई से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। जब ड्रिप इरिगेशन करते हैं तो पानी सीधे जो पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, ठीक है। और इसमें जो है जल वाष्पीकरण और बहाव का नुकसान भी बहुत कम होता है। जब पानी सीधे जड़ में जाएगा तो जड़ उसको मतलब सोख लेता है और वाष्पीकरण का कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा, इसकी दक्षता कितनी है, तो इसकी दक्षता सबसे ज़्यादा है, मतलब कितना है, 90 से 95% तक, ठीक।
और जो है ये मतलब किस प्रकार की फसल के लिए उपयोगी है, ये जैसे सब्जियों के लिए है, बागवानी फसलें जो होती हैं उनके लिए है। ठीक। और अब देखते हैं बौछार सिंचाई की दक्षता कितनी होती है। तो बौछार सिंचाई की दक्षता लगभग जो है 70%। और थाला सिंचाई की, तो थाला सिंचाई की उससे और कम होती है, 50 से 60%। और बाढ़ सिंचाई की, ये तो सबसे खराब है, ये 30 से 40%। तो सबसे अच्छा इरिगेशन का क्या है, तो ये बूंद बूंद सिंचाई या टपक सिंचाई। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो है STRC जो है सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स जो है, ये अवधारणा को प्रतिपादित किया तो किसने किया था? क्या गोविंदा स्वामी या कोट कोठा कोठाडरम, या पता नहीं क्या लिखा, राममूर्ति या सोकोलास्की? तो इसका राइट आंसर क्या है? ये कुंठाडारम है। ठीक है, कुंठडारम। राइट आंसर ऑप्शन सी है, राम मूर्ति, इन्होंने किया था। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया है ICAR जो है केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान एवं वर्ष में स्थापित किया गया? ये देहरादून 1975 में, कोलकाता 1975 में, या जोधपुर 1975 में, या दिल्ली 1975 में। देखिए 75 सबका कॉमन है, बस हमें स्थान का नाम बताना है। तो ये है देहरादून में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए है, देहरादून में हुआ था 1975 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा ये क्यों बना था? ये बना था मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए। ठीक है। और जो है जल संरक्षण की तकनीक को बताना, या हिल एरिया में एग्रीकल्चर किस तरीके से होगा इसको बताना, तो ये सब काम जो है ICAR का था। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित युग्मों में फलों की प्रजातियों से संबंधित युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ फल दिया, दूसरी तरफ उनकी प्रजाति दे रखी है। तो देखिए आम बॉम्बे ग्रीन, आंवला फ्रांसिस, या पपीता अर्का सूर्या, केला जो है रेड लेडी। तो इसका राइट आंसर क्या है? देखिए आम्बे, सॉरी, आम जो बॉम्बे ग्रीन का, ये सही है। आंवला फ्रांसिस का, ये भी सही है। और पपीता अर्का सूर्य का, ये भी सही है। सूर्या का, ये भी सही है। लेकिन ये जो केला है, ये रेड लेडी, ये रेड लेडी केले का नहीं है। तो ये किसका है? ये पपीते का है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक। और केले का क्या होगा? तो ये रेड लेडी नहीं, रेड बनाना होगा। ठीक, इसका रेड बनाना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया? अगला क्वेश्चन दिया है कि दो फसलों में, मतलब दो मुख्य फसलों के तैयार होने के मध्य अल्प अवधि, मतलब कम समय में तैयार होने वाली फसल को क्या कहते हैं? क्या कैश क्रॉप कहते हैं, या मिक्स्ड क्रॉप, या इंटर क्रॉप, या कैश क्रॉप? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कैच क्रॉप। कैच क्रॉप जो है, ये जब दो फसल बोई जाती है, जैसे पहली फसल बोई गई फिर दूसरी वाली, उसके बीच में जो खाली समय रहता है उसमें बोई जाती है। ठीक है, और ये बहुत जल्दी मतलब तैयार हो जाती है। तो इसमें क्या आएगा? तो इसमें जैसे आएगा मूंग, मूंग हो गया, उड़द हो गया,
तिल हो गया, ठीक है। और मिक्स्ड क्रॉप में क्या है कि तो एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसल बोई जाती है, ठीक है। एक खेत में दो या दो से अधिक फसल बोई जाती है, जैसे गेहूं के साथ सरसों, ठीक है। और इंटरक्रॉप किसे कहते हैं? तो जो मुख्य फसल होती है उसके साथ दूसरी फसल को ऐसे लाइन कतारों के बीच में बोना, ठीक है, लाइन से बोना। जैसे गन्ना है, गन्ना के साथ मूंग बो देना, गन्ना प्लस मूंग। और कैश क्रॉप क्या है? तो ये ऐसी फसल जो बाजार में बेचने के उद्देश्य से बोई जाती है, जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो है कपास की पड़ कुंचन बीमारी स्थानांतरित होती है तो किसके द्वारा? माहू द्वारा, थ्रिप्स द्वारा, फुदका द्वारा, या सफेद मक्खी द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, व्हाइट फ्लाई द्वारा, ठीक है। ये मक्खियाँ जो है ये वाहक का काम करती हैं, ठीक। और ये कपास का पड़ कुंचन बीमारी जो है ये क्या है? तो ये वायरस जनित रोग है, लीफ कर्ल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ लीफ कर्ल डिजीज। तो ये जो है वायरस जनित रोग है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, इसमें क्या होता है? तो ये बीमारी जिस पौधे में लगी होती है ना, उसका उसकी पत्तियां जो मुड़कर ऊपर की ओर सिकुड़ जाती हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है, जिससे क्या होता है कि फल फूल कम लगते हैं और पैदावार घट जाती है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि विज्ञान की वह शाखा जो मिट्टी की उत्पत्ति उत्पत्ति उसके वर्गीकरण और विवरण का अध्ययन करती है, क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी, एडाफोलॉजी, या पेडोलॉजी, या भूविज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ये जो मिट्टी की उत्पत्ति, उसका क्लासिफिकेशन, इन सब के बारे में मतलब अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और एडाफोलॉजी, इसमें क्या होता है? तो मिट्टी और पौधे के बीच जो है संबंध तो किसका होता है? मिट्टी प्लस पौधे के बीच, पौधे के बीच। जैसे किस प्रकार की मिट्टी, अगर पौधा मतलब पौधा किस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है तो ये मिट्टी पे ही निर्भर करेगा, तो उसी का अध्ययन किया जाता है, मतलब पौधे पे मिट्टी का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। और ये पारिस्थितिकी, तो ये तो इन्वायरमेंट से संबंधित है, ये जीव और उसके वातावरण का, ठीक है, उसके वातावरण का अध्ययन किया जाता है। और भूविज्ञान में क्या है? तो ये पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की संरचना और चट्टानों और खनिजों का अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तितलियों में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो देखिए सबसे लास्ट में आएगा इमेगो। इमेगो मतलब तितली का जब पूर्ण रूप हो जाता है, पूर्ण तितली लिखते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। लार्वा, लार्वा से पहले क्या बनता है? सॉरी, लार्वा एकदम छोटी अवस्था होती है, लार्वा के बाद फिर वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है, ठीक है। प्यूपा के बाद फिर इमेगो बनता है। तो देखिए लास्ट में थ्री है, लास्ट में थ्री है, तो जो है इसका राइट आंसर क्या जाएगा?
एक ही में है, ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो देखिए ये रूपांतरण, ये देखिए लार्वा से प्यूपा में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होके प्यूपा से फिर पूरे तितली में चला गया, तो इस क्रिया को ही रूपांतरण कहते हैं। ठीक, तो पहले जो है, पहले इस क्रिया को रूपांतरण कहते हैं, फिर वो लार्वा में जाएगा, फिर प्यूपा बनेगा, फिर पूर्ण रूप से तितली बन जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक मिनट। अगला क्वेश्चन है कि 105 पे है, निम्नलिखित में से कौन सा बासमती चावल का उत्पादक राज्य है? तो बासमती चावल का क्या उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, केरल, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। यूपी जो बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, राज्य है। आंध्र प्रदेश में तो साधारण चावल का उत्पादन करता है, और केरल, केरल में चावल के उत्पादन बहुत कम होता है। ठीक है, और बासमती चावल का उत्पादन नहीं करता। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब चलते हैं 106 पे। कितने आकार के कण को मृदा कोलाइड माना जाता है? क्या 0.001 माइक्रोमीटर से कम, या 0.001 माइक्रोमीटर से अधिक, या 0.0001 माइक्रोमीटर से कम, या 0.001 माइक्रोमीटर? ठीक है, तो देखिए ये जो है मृदा कोलाइड जो है 0.001 से कम माना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब इस मिट्टी का व्यास से जो है 1 माइक्रोमीटर से कम होता है, तो इसमें रासायनिक और भौतिक विशेषताओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे पानी और पोषक तत्वों को ये रोक के रखता है। ठीक, तो इसलिए ये सही हो रहा। ठीक, आगे चलते हैं 107 पे। तो इसमें देखते हैं प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक, तो भिंडी का 200 मीटर तो ठीक है, और धान का 3 मीटर ये भी ठीक है, और संकर कपास का मतलब हाइब्रिड कॉटन का 30 मीटर ये भी सही है। लेकिन ये जो टमाटर का 50 मीटर दे रखा है ये गलत है। टमाटर का कितना होना चाहिए? तो 10 से 20 मीटर की दूरी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि सजातीय वर्गीकरण के आधार पर भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? क्या 14, 15, 13 या 16? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 15 भागों में। ठीक है, अच्छा इसको कौन बांटता है? तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्लासिफिकेशन के आधार पे जो है या 15 भागों में बांटा गया है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि आम्रपाली किस क्रॉसिंग से प्राप्त हाइब्रिड जो है किस्म है, वैरायटी है? तो क्या नीलम के साथ लंगड़ा, या दशहरी के साथ दशहरी, या दशहरी के साथ नीलम, या चौसा के साथ लंगड़ा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मतलब दशहरी के साथ नीलम। तो इसको बनाया गया दशहरी आम का, ये इसकी मिठास ली गई है। ठीक है, ये मीठा होता है तो इसका मीठापन लिया गया, और नीलम आम का क्या हुआ कि इसकी स्मेल अच्छी थी, इसका सुगंध। ठीक है, सुगंध और रंग ये दोनों क्वालिटी लेकर के जो है आम्रपाली का निर्माण किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, दशहरी के साथ नीलम। ठीक, अब आते हैं 11 क्वेश्चन पे, सॉरी 110 पे। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित विचारों तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक, इसमें दिया है कि 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी, तो ये बात सही है। ठीक, और फिर जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना अल्पावधि लंबी अवधि की खेती की आवश्यकता फसल कटाई के बाद के खर्च को पूरा करने के लिए समय पर ऋण प्रदान करती है।
तो ये भी बात सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो है पीला सुनहरा पीला रंग टैग किस वर्ग के बीज में प्रयोग किया जाता है? ठीक, तो यह किस में किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रजनक बीज। ठीक है। अच्छा, नाभिकीय बीज में क्या होता है? तो इसमें लाल होता है, नाभिकीय न्यूक्लियस सीड। ठीक है। और प्रमाणित बीज सर्टिफाइड बीज में क्या होता है? तो सफेद होता है। और आधारी बीज में क्या होता है? तो नीला होता है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रीडर सीड जो है ना, उसमें सुनहरे पीले रंग का प्रयोग किया जाता है, टैग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो संपूर्ण भारत में बीज अधिनियम लागू किया गया, तो ये कब किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था 1969 में। अच्छा, ये नियम जो है अ, अ, कब पारित किया गया था? तो ये नियम पारित किया गया था 19, यहाँ पे लिखते हैं पारित, पारित हुआ था 1966 में और लागू हुआ 1976 में। और ये पूछा है कि लागू किया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? ठीक, तो इसका देखते हैं। धान का डायमंड बैक सलभ है, या गोभी का गंधी बग है, या आम का मिली बग है, या गेहूं का छेदक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, जो है सी, आम का जो है मिली बग, ये इसका है। ठीक, लेकिन धान का ये गंधी बग जो है ये कीट है। और फूलगोभी का डायमंड बैक सलब है। ठीक है, बैक माउथ। और गेहूं का जो है ये फली छेदक नहीं है। फली छेदक किसका है? ये चना का है। ये पहले भी क्वेश्चन करवाया हुआ है। चना का है, राजमा का है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक, इसमें देखना है नहीं है। तो एन ए जो है ये पुष्पन को बढ़ाता है। जी ये मतलब ये जिबरेलिन की बात कर रहा है। ये पौधे की पैदावार को प्रोत्साहित करता है, ये भी सही है। तो ये आता है साइटोकाइनिन। देखिए, इसमें से कुछ पता हो या ना हो, लेकिन ये अक्सर परीक्षा में पूछा है कि साइटोकाइनिन का क्या काम होता है। तो ये इसमें दिया कोशिका विभाजन को घटाता है, ये घटाता नहीं है, बढ़ाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखिए, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है, एन ए क्या है, GA3 क्या है, CC क्या है। तो इन सब से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन इसमें ये पूछा जा रहा है कि साइटोकाइनिन आपको पता है कि नहीं। तो ये देखिए, पूरा नाम भी दे रखा है और दिया कोशिका विभाजन को घटाता है। तो ये घटाता नहीं, बढ़ाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस कारक का प्रयोग कार्बन को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? ठीक, तो क्या है इसका राइट आंसर? क्या 1.074, या 1.724, या 1.742, या 1.173? तो देखिए, सी वाला और बी वाला, इसमें बस ये 42 कर दिया, इसमें 24 कर दिया। तो हमारा ये और ये ऑप्शन खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वैसे?
इसका राइट आंसर ऑप्शन, अगर आप लोग इसमें से गेस करना चाहते हैं तो बी और सी में से कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्या ये जो मृदा विज्ञान है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर में बदलने के लिए समान रूप से फैक्टर मतलब 0.724 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि पौधों में प्रथम विषाणु रोग किसने बताया था? तो क्या M.W. बिंजरिक है, एडोल्फ मेयर है, स्टैनले है या फ्रैंकल कॉनरैड है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने ही पहली बात तंबाकू में बताया था। कब बताया था? तो 1886 में। ठीक है, इन्होंने तंबाकू में मोज़ेक रोग का अध्ययन किया था, तो बताया था कि वायरस से हो रहा है। ठीक है, प्रथम विषाणु क्या है? तो टोबैको मोज़ेक डिजीज की खोज की थी। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि ह्यूमस में सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन। कितना होता है? तो 50 से 58%। ठीक है, और सबका देख लीजिए। ऑक्सीजन का कितना है? 30 से 40% हो जाएगा, और हाइड्रोजन का 4 से 6%, नाइट्रोजन का 1 से 5%। ठीक है, ह्यूमस में मतलब इतना इतना मिलता है। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया कि ब्यूटीफुल गार्डन किताब किसने लिखी है? तो इसको किसने लिखा है? क्या टी.के. बोस या वी स्वरूप या के.एल. चड्ढा या एम.एस. रंधावा? तो इसका राइट आंसर कौन है? इसका राइट आंसर एम.एस. रंधावा। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा है इनहेरिटेंस के समय दो अथवा दो से अधिक जीन के एक साथ अस्थायित्व बनाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं, गुणसूत्रों का अपभ्रंश कहते हैं, बहुगुणित एलील कहते हैं या रिकॉम्बिनेशन कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, लिंकेज कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय फसल जो है, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान अर्धशुष्क की स्थापना कब की गई है? मतलब इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना 11 अक्टूबर 1972 को की गई है। ठीक है, तो ये हमारा कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए 11 अक्टूबर। अब इस दोनों डेट में आप कंफ्यूज होंगे, इन दोनों में से आप कोई एक लगा सकते हैं। मान लीजिए नहीं याद है तो ज़्यादा चांस है कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट इसका है 11 अक्टूबर 1972। ठीक है, आज हमारा एग्रीकल्चर का समाप्त हो गया है। ठीक।